ओके, तो हम लोग का जो लास्ट पार्ट चल रहा था उसमें वी हैड रन लिटिल फास्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को जल्दी में एक्सप्लेन करने लगा, तो नाउ वी हैव टाइम इन दिस लेक्चर वी कैन एक्चुअली डिस्कस। तो प्रिया had asked us कि सर ये कंजम्पशन कंट्रोल को बताइए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो कि सेविंग्स तुम लोगों को क्या लगता है कितना जरूरी बहुत जरूरी है ना? अगर हम आज सपोज कर लो कुछ सेव कैपिटल कर वाले रहे हैं। चैप्टर में पढ़े हैं कि सेविंग्स इतना जरूरी है। हाँ, अपन उससे पढ़े थे ना। देखो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कर लो आज मेरा इनकम, हमेशा हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना पैसा बचाओ। सपोज कर लो मेरा इनकम, सपोज करो 50,000 ले लेता हूँ। 10,000 तो बहुत छोटा लगता है आज के डेट में। 50,000 इनकम, ठीक है। एक आदमी है, उसका 50,000 इनकम है, और वो क्या करता है, 10,000 रुपीज चुपचाप से जाके पहले बैंक में रख देता है हर महीना, ठीक है, और बाकी 40,000 में अपना घर चलाने की कोशिश करता है। एक और आदमी है, उसका थिंकिंग ये है कि पैसा तो हाथों का मैल है, ठीक है, उसका थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ है, तो वो हर महीना 60,000 रुपया खर्च करता है। अब तुम बोलेगा सर 50,000 60,000 तो लोन भी ले लेता है यार, क्रेडिट कार्ड्स, समझ में आ रहा बात को? Yes, अब दिस पर्सन हु इज एक्चुअली हर मंथ 10,000 रुपीज बचा रहा है, इसका क्या होगा साल के एंड में, क्या होगा, 1,20,000 रुपीज इसके पास बचेगा बैंक में, है ना? yes, और फिर अगर 5 साल तक ये इसको रखेगा तो ये पैसा डबल भी होगा, इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ, है ना? एंड ये इनका क्या होगा भाई साहब का, ये तो उल्टा इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, लेने की जगह इनका इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम सोचो अगर 10 ईयर्स ये लो इसी तरह से चलता रहे, 10 ईयर्स इसी तरह से चलते रहे, तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा इनकम होगा? अगर हम ये मान ले कि हर 5 ईयर्स में इसका इनकम डबल हो जाता है, ठीक है, तो पहले तो ये 5 ईयर में क्या करेगा, 120 इंटू 5 कितना रुपया इसका जमा हो जाएगा, 6 लाख रुपया, ठीक है। और वो 6 लाख रुपया डबल होके हो जाएगा 12 लाख रुपया। अनदर 5 ईयर, 6, अगर 6 का डबल 12, तो 24 to 25 लाख रुपीज 10 साल के पास बाद इसके पास बचेगा, ठीक है, विच विल बी हिज इन्वेस्टमेंट, जो इसके लिए कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। और इन भाई साहब का क्या होगा, सेविंग्स तो कुछ नहीं होगा, पता नहीं इनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और ये कितना डिफॉल्टर होंगे और क्या होगा, और ये सर के बाल होंगे कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो सेविंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सपोज दिस ही वाज अ रिच पर्सन एंड ही वाज अ एवरेज गाय, लेकिन 10 साल के बाद में क्या होगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा ना, ही विल बिकम अ रिच पर्सन एंड ही विल बिकम अ पुअर बॉय, है ना, इजंट इट? yes, sir. यस तो सर। अगर आप खाली एक्सपेंडिचर ही कर रहे हो, तो आपका भी पूरा चेंज हो जाएगा कहानी। इसी के लिए यहां बोल रहा है कंजम्पशन पे कंट्रोल करो। कंजम्पशन का मतलब खाली खाना नहीं होता है, कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर हम, क्या नाम है, एसी में रह रहे हैं, हम कॉस्टली टी शर्ट्स पहन रहे हैं, ठीक है, कॉस्टली अपैरल्स पहन रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, पार्टीज ज्यादा कर रहे हैं, वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ टाइम, वंस इन अ वाइल्ड, ओके, एवरीथिंग इज ओके, आप अच्छा पहनिए, स्टैंडर्ड पहनिए, अच्छे से रहिए, नो प्रॉब्लम। बट इसको आप ऐसा नहीं करिए कि वेस्ट कीजिए, समझ में आ रहा बात को? यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो कहा पूरी वर्ल्ड अभी इंडिया पे क्यों पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको अभी खरीदने का बड़ा शौक है भाई, नहीं समझा? हम लोग के यहाँ पे लोग खरीदते बहुत है। आईफोन 13 आ रहा है, पैसे नहीं है लेकिन खरीदना है, ठीक है, क्या होगा फायदा किसी को नहीं पता, सर स्टेटस हम एक सिंबल है भाई वीडियो खरीदना। देखा था, उसमें वो किडनी बेच के आईफोन ले। बताइए। इफ दैट इज ट्रू, लेकिन जो भी है, तो हम लोग को अपना कंजम्पशन कंट्रोल करना चाहिए, समझ में आ गया बात को? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी? ये तुम लोग की बुक में, क्लास 10 के बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया, क्लास 11 के बच्चों में दिया रहता है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट रिसीव्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब ये हो गया कि कितना रुपया गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट कितना रिसीप्ट है, गवर्नमेंट का कितना इनकम होता है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, और गवर्नमेंट कितना पब्लिक से डेट ले रही है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। Now, aspirants should know that all the receipts and expenditure of the government are credited and debited from the following: Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, and Public Accounts of India. Again, this is not needed in your class, needed in class 11, but because right now I'm teaching class 10, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि जितना भी इनकम आता है वो एक अकाउंट में आता है, ठीक है, माने वो एक अकाउंट में आता है, जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, ठीक है। और कंटीजेंसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ रुपया अलग कर देता है, जैसे हमारी मम्मी लोग कर देती है ना, कि भाई जो पापा इनकम लेके आते हैं उसमें से कुछ रुपया अंदर रख दो, मतलब होता है ना कि इमरजेंसी में काम आएगा, कंटीजेंसी में काम आएगा। कंटीजेंसी का मतलब होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो अगर आपके सपोज कर लो कोई एबनॉर्मल खर्चे आ गए या कुछ ऐसे खर्चे आ गए, जैसे भगवान ना करे कि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आ गया,
तब हम लोग उस कंटिजेंसी फंड में से पैसा निकालते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा ही करता है, पहले तो अपना सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में रखता है, फिर कुछ पैसा जो होता है वो अलग अलग फंड में डालता है, जिसमें से एक कंटिजेंसी फंड है, एक पब्लिक अकाउंट होता है जो पब्लिक के लिए हम यूज करके सब साइड कर देते हैं, जरूरत पड़ता है तो फिर हम कंटिजेंसी और पब्लिक से निकालते हैं। When we will go to class 11, we will discuss this in detail, क्योंकि करना ही पड़ेगा। अभी तुम लोग ये समझ लो कि कंसोलिडेटेड माने जहां इंडिया का सारा पैसा एक ही जगह आता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई। अंडरस्टूड? तो ये कुछ चीज, हाँ हेलो बोलो। सर पब्लिक डेब्ट का आप क्या बताए, फिर से बता देंगे? Public debt is basically the amount of money government is borrowing. ओके। Okay. Now let me see if मैंने वो पीडीएफ अपन बुक से कर रहे थे ना, you were doing from the Yes, book. I have that. और आप रिकॉर्ड भी Yeah, I have किए it. थे। I have it. Wait. Let me just bring it up again. One second. I remember where it is. मैंने अभी अपना डेस्कटॉप क्लियर कर दिया, वरना पूरा नोट्स से पूरा मेरा हैंग हो रहा था। Yes, the state and economic development. Fiscal policy is a very interesting chapter, और मैं तो तुमको बोलता हूँ इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि न्यूज में क्या बातें होती है, वरना उसके बिना तो किसी को न्यूज ही समझ में नहीं आता बच्चा लोग को। Isn't it? यस सर। यस सर। कितने जन को ऐसा है कि न्यूज ही समझ में नहीं आता, क्या बोला जीडीपी ग्रोथ क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, अरे वो नो यार, वो क्या तब पहले लगता था। सर आजकल वो सब न्यूज थोड़ी दिखाता है। है? हाँ, आजकल तो भैया अजब अजब न्यूज दिखाता है। सही बोला, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहा है, आजकल न्यूज में न्यूज आता ही नहीं है। सर कॉमेडी होता है। सही बोल रहा है, एकदम एकदम बहुत सही बोला ये आदित्य, माने इट्स रियली डिसग्रेस। यू नो व्हाट, हाँ टेल मी। सर हम लोग को पेज 132 में फुल एम्प्लॉयमेंट से करना था, आप इकोनॉमिक ग्रोथ तक हम लोग को एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट क्लास में। ओके, तो मैंने अभी फिर से रिवीजन भी कर दिया। हम लोग कहाँ से पढ़ा था? फुल एम्प्लॉयमेंट को। यस सर। मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत मेरे को बहुत मन की बात है, इसी के लिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ एक बात। यू नो आई वाज थोड़े दिन पहले ना मैं एक मूवी देख रहा था। मूवी वाज ऑफ अमोल पालेकर, मैं नाम भूल गया हीरो का, मैंने मूवी का, जिसमें ये वाला गाना है, गोलमाल मूवी, जिसमें गाना है गोलमाल है भाई सब गोलमाल, ओल्ड गोलमाल, ठीक है, ओल्ड वाला, ठीक है। उसमें तुमको पता है द फ्रेंड्स जितने थे वो लोग सब बैठे हुए थे आपस में, और वो लोग बात कर रहे थे, ऐसे आपस में बात करते कि यू नो व्हाट इज डेमोक्रेसी का क्या हो गया है, हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, हमारी इंडिया कहाँ जा रही है। माने इन द ईयर 1970s होगा, वो 70s 80s की मूवीज होगी। तो वहां पे जो फ्रेंड सर्कल है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, माने अमॉन्ग देमसेल्व्स। माने जब चार फ्रेंड्स बैठे ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, माने ओवर अ टी पार्टी, व्हाट आर दे डिस्कसिंग? दे आर डिस्कसिंग कि इंडिया का डेमोक्रेसी का क्या पोजीशन है। आज के डेट में हम लोग अपने आप को इतना पढ़ा लिखा मानते हैं, डू वी एवर डिस्कस डेमोक्रेसी विद आवर फ्रेंड्स एवर? नो सर। कभी ऐसा हुआ है तुम लोग फ्रेंड सर्कल से मिलते हो और ये बात करते हो कि यार हम लोग का जीडीपी ग्रोथ कम क्यों हो रहा है, क्यों ब्राजील का जीडीपी हमसे अच्छा है, क्यों चाइना हमसे अच्छा कर रहा है? कभी भी हम लोग ये सब बातें करते हैं? नो सर। तो हम लोग का डिस्कशन क्या होता है? अरे टिकटॉक देखा, अरे पबजी खेल रहा है, अरे ये कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ना। व्हाट वी आर डिस्कसिंग बॉलीवुड, व्हाट वी आर डिस्कसिंग आईपीएल। कभी भी हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं आपस में? नो हाँ, सर। अगर पढ़ने के वक्त ठीक है, मैंने एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ये लिखना है, लेकिन कभी भी हम लोग एग्जाम में जो आ रहा है उसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं? तुमने नहीं कभी सर। डिस्कस किया, तुमने कभी फ्रेंड से डिस्कस किया कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो इट इज मे बी शेक्सपियर का सबसे अच्छा काम नहीं है? कभी डिस्कस किया ऐसा तुमने? नहीं। नो सर। तो पता है हम लोग जब क्लास 10 में थे हम लोग जूलियस सीजर पढ़ते थे, ठीक है, तुम लोग को भी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा रहा है, तो कभी कोई डिस्कस करता है कि वी शुड बी लाइक जूलियस सीजर वाज अ बेटर प्ले देन मर्चेंट ऑफ वेनिस, या हम लोग का टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, या द पोएम्स व्हिच वी आर स्टडीइंग दे आर नॉट लाइक इससे अच्छी हम लोग पोएम्स पढ़ सकते थे? ये सब डिस्कस करते हैं कभी हम लोग? कभी नहीं करते ना। नहीं। क्यों नहीं करते हम लोग? इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट की बात नहीं है बेटा, इंटरेस्ट की बात नहीं है। हम लोग का नॉलेज बहुत कमजोर होता जा रहा है। हम लोग अब आजकल जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग बहुत मैकेनाइज्ड पढ़ रहे हैं ना, एकदम मशीन्स हो गए हम।
बात को समझना मैं तुम लोग क्या बोल रहा हूं, हम लोग को नॉलेज में इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जीडीपी, तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर चाइना का जीडीपी इंडिया से ज्यादा क्यों जा रहा है सर, और चाइना का अभी क्या करंट जीडीपी और हमारा क्या है, कभी ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करते। और इसमें तुम लोग की गलती नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी को टीचर्स लोग जो होते हैं ना, वो डेवलप कराते हैं। टीचर्स लोग की इंपॉर्टेंस है, टीचर लोग की जरूरत है। और हमारे टीचर से सिर्फ डराते हैं आजकल, isn't it? Yes, sir. है ना, खाली डराते हैं। आप उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, कभी नहीं पूछ हाँ। सकते आप उनसे। अरे आप उनसे क्वेश्चन पूछो, उसका मूड खराब हो गया तो कहानी का, आपका भी कहानी खराब है। Yes, sir, हुआ है मेरे साथ। होता ही है। और खास करके अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। खत्म करो कहानी, है ना। गुस्सा में रहो हर वक्त, एकदम ऐसे फ्राउन वाला चेहरा, ठीक है। बी वेरी एंग्री, लुक वेरी एजुकेटेड। वो जो बोल रहा था हमारा शेक्सपियर वाला ना, डोंट, वो कौन बोल रहा था हमारा, ग्रेशियानो बोल रहा था ना ब्रूटस को, बसानियो को, सॉरी ग्रेशियानो बोल रहा था एंटोनियो को। क्या बोल रहा था? कोई जैसे लोग हाँ। रखते हैं कि दिखाने के लिए कि हम डोंट बहुत यूज दिस intelligent मेलनकली बेट, याद आ रहा है? डोंट यूज दिस मेलनकली बेट, है ना। हैं। तो वो सब चल रहा है। खैर एनीवेज, आई एम वेरी सैड विद दैट। आई होप कि हम लोग को चेंजेस लाए। इसी के लिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि तुम लोग बात क्या करो, मुझे बड़ा मजा आता है जब तुम लोग मेरे से इकोनॉमिक्स क्लास में बात करोगे कि सर ये चीज क्या है, ऐसा कैसे, हमारा इंडिया में क्या हो रहा है सर। हम, अगर तुम लोग मेरे को बताओगे कल कि सर हम लोग का जो इस बार का जो हम लोग का कितना, तुम लोग कभी सोचा है इंडियन गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलता होगा? चलो गूगल करके बताओ मेरे को कि इंडिया गवर्नमेंट का एक साल का टैक्स कलेक्शन कितना है, चलो बताओ। आई होप यू कैन प्रोनाउंस इट। तुम लोग बोल भी नहीं पाएगा फिगर, कितना भयंकर उनका इनकम होता है। कभी सोचो जरा, करोगे एक बार करो। व्हाट इज द टैक्स कलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 2021? ठीक है, वो भी कोविड का ईयर था। कम ऑन, जल्दी से गूगल करो, हु इज फास्ट। सर 2022 का क्वार्टर में ही बहुत ज्यादा है, 2,46,519 crores। तो फिर से 2022 जरा का बोलना, क्वार्टर फिर से जरा बोलना एक बार। 2,46,519 crores सिर्फ क्वार्टर में। 2,46,920 करोड़, है कि नहीं? अब अगर इंडियन गवर्नमेंट इसमें बोलेगा हम 10 करोड़ रुपया का रोड बनाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा बात को? यस सर। हाँ सर। फैसिनेटिंग फिगर्स है कि नहीं है? यस। तो सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना रुपया हो, तुम देश को कहां से कहां ले जाओगे? और ये खाली क्वार्टरली इनकम है, ठीक है। हमारे एक्सपेंडिचर भी उसी लेवल पर है, खर्चे भी हमारे उतने ही होंगे, है कि नहीं? सर लेकिन इंडिया तो इतना बड़ा है तो। हाँ, ये अमाउंट भी काफी बड़ा है क्वार्टरली का। और ऑब्वियसली खर्चे भी हमारे उतने ही हैं, ऐसे नहीं है कि खर्चे हमारे कम है। हम लोग को इतना बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए केन्स ने क्या बोला था, फुल एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। देखो यही पे बात आ जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हेडेक है, ठीक है। तो सरकार गिर जाती है भाई इसके लिए। चलो पढ़ो इसको, प्रिया। Full employment. Keynes regarded fiscal policy as an instrument to attain and maintain full employment in the country. He suggested that public expenditure has to be incurred in a planned way to finance public works programs and provide social security measures. क्या बोला उसने, केन्स ने बोला कि हर इंसान के पास काम होना चाहिए। तो काम कैसे होगा? जब इंडिया में इतना ज्यादा इलिटरेसी है तो काम मिलेगा कहां से? तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे लोगों को रोड बनाने का काम दे दिया, स्कूल बनाने का काम दे दिया, ठीक है। और भी जैसे जो भी काम पब्लिक लोग के उसमें है वो काम दे दिया उनको। तो हम लोग को वो सब प्लान करना पड़ेगा कि हम लोगों को नौकरी दे पाए, ठीक है। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्कूल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल्स में हम लोग बच्चे लोग को सिखा भी रहे ना अलग से, क्या बोलते हैं उसको, there's a particular term for that, I just missing it. वोकेशन भी करा रहे हैं ना हम उनको कि आप कारपेंटरी सीख जाओ, हार्डवेयर सीख जाओ, सॉफ्टवेयर सीख जाओ, जिससे जब आप पढ़ के बाहर निकलो तो आप थोड़े से, आपके पास स्किल हो, है ना, आप स्किल्ड लेबर हो, जिससे आप काम कर सको, है कि नहीं? Yes, sir. तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। एक अच्छी सरकार वो है, एक अच्छी गवर्नमेंट वो है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत कम हो, है ना। अच्छा तुम लोग इमेजिन करो, आज प्रिया का हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। प्रिया बड़े होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। हाँ प्रिया? Yes, sir, doctor. अगर प्रिया डॉक्टर बनना चाहती है, प्रिया बड़ा होकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई, लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है, तो क्या करेगी प्रिया फिर? तो खुद का खोलेगी।
खुद का खोलेगी, लेकिन कहीं तो प्रैक्टिस करेगी पहले कि खुद सीधा करते ही खोल देगी डॉक्टर। अरे भाई पढ़ाई करके उसको खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना कहीं तो मेडिकल में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो एक दो को काटना पड़ेगा, पता लगा सीधा मेरे ऊपर ऑपरेशन करिए, मुझे काटी और मैं कट गया पूरा, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो उसको कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सी नीड्स दैट ना, सी नीड्स अ प्लेस वेयर शी कैन प्रैक्टिस, इजंट इट? Yes, sir. अब इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स है, बनाएंगे क्या बेचारे? क्या बनाए इंजीनियर्स, क्या बनाए अपने घर में, घर में क्या बनाए, घर में सीढ़ी बनाए, क्या बनाएंगे? उनको बनाना है ब्रिजेस, ठीक है, उनको बनाना है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, उनको बनाने बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े स्टेडियम। लेकिन वो अगर हम गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, अगर वैसा हमारे को जरूरत ही नहीं, तो हमारे इंजीनियर्स करेंगे क्या? सोच के देखो, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्लान्ड वे में फाइनेंस करते हैं पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स को, और हम लोग को सोशल सिक्योरिटी देते हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे आज हम लोग का कोविड भी जो आया है ना, इसको देखो कितना जल्दी हम लोग ने अपना वैक्सीन बनाया इंडिया में। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या हम लोग सिक्योर होते? आज हम लोग को वैक्सीन लग गया, आज हम लोग को लग रहा है ये भी महंगा है, लेकिन मिल, याद है 2 साल पहले हम लोग क्या सोचते थे टीवी देख के? हे भगवान कब वैक्सीन निकलेगा, हे भगवान कब वैक्सीन निकलेगा, हे भगवान कब वैक्सीन निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग इमेजिन करो कितना जल्दी हम लोग ने वैक्सीन को डेवलप किया है और हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। तो ये एक हमारा सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि माने हमको अच्छा सा हेल्थ मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, मेरा इलाज होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छे काम होंगे, ठीक है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। जैसे पाकिस्तान में आज लोग, जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार है कि लोग स्टेबल नहीं है ना, उनको डर लग रहा है कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, है कि नहीं? कल आज आज तुमको लगता है अफगानिस्तान के लोग अपना पैसा बैंक में रखेंगे? No, sir. नहीं सर, क्यों नहीं रखेंगे? सर ठिकाना ही नहीं है उन लोग का। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। इनफैक्ट उनको तो रुपया के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। सब लोग क्या होगा, रुपया को बेच के सोना खरीद रहा होगा ना। वो लोग अभी पेपर मनी का वैल्यू नहीं कर रहा होगा, उनको इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, है ना। तो लोग क्या कर रहे होंगे, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एसेट को खरीदना चाह रहे होंगे, क्योंकि उसका वैल्यू रहेगा, पेपर करेंसी का वैल्यू नहीं रहेगा कल को। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि लोग अपनी करेंसी को ट्रस्ट करें, ठीक है, अपने बैंक्स को ट्रस्ट करें, है ना। आज हम अपने बैंक पे पैसा रखते हैं, ये सोच के रखते हैं ना कि जब चाहिए तब निकलेगा, है कि नहीं। अगर हमको बैंक वाला बोला नहीं आप डाल दीजिए, जब हमारा मन होगा तब देंगे, तो लगाएगा पैसा तुम लोग? नहीं, करेगा तुम लोग? सर नहीं, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। तो अगर हमारा देश को आगे बढ़ना है तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और स्टेबल कौन करा सकता है? गवर्नमेंट। जरा रीड करो। Economic stability. Economic stability is another major objective of a sound fiscal policy. Price stability here means relative price stability. The situation of inflation should be curbed and deflation should be avoided. माने अगर हमारा सपोज कर लो कोई चीज का दाम इतना बढ़ जा रहा है, आउट ऑफ एकदम कंट्रोल ही हो जा रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। और किसी का दाम घटना भी अच्छा नहीं है, पता है तुमको। माने इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी अच्छी बात नहीं है और डिफ्लेशन बहुत ज्यादा भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमको प्राइस को स्टेबल रखना पड़ेगा, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइस स्टेबिलिटी मींस रिलेटिव प्राइस स्टेबिलिटी। रिलेटिव प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी हियर मींस इन रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू, ठीक है। तो जैसे रिलेटिवली स्टेबल है प्राइस, जैसे अब हर वक्त तो कुछ ना कुछ रुपया ऊपर नीचे होता ही है ना। जैसे अगर आज हम एप्पल खरीदने जाएंगे या कोई भी सामान खरीदे, उसका तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही। वो ऐसा थोड़ी है कि एकदम फिक्स हो जाएगा, पर कोई परसेंटेज रिलेटिवली, जैसे ऐसा नहीं है कि आज हमने मैंगो 80 में खरीदा, कल 800 में बिक रहा है, नहीं, और परसों 80 पैसा में बिक रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए, मतलब 1-2% अप एंड डाउन चलता है, ओके, बट इतना मेजर इन्फ्लेशन और मेजर डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। Yes, sir. सोशल जस्टिस का बात कर लेते हैं। Social justice. In a welfare state, fiscal policy should be used as an effective means of achieving the goal of equity, that is, making the distribution of income and wealth equitable. The government can achieve social justice by imposing higher rate, progressive taxes on rich, and giving subsidies and concessions to lower income and middle income groups. ये तो वही वाला बात हो गया जो हम लोग कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले ही, है ना, कि हम Yes, लोग को क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर स्टेट में
हर आदमी को इक्वल समझना पड़ेगा। हम लोग क्या नाम है, एगिलिटेरियन सोसाइटी है, वेयर एवरीबॉडी इज इक्वल, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उन पे थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाते हैं। मुकेश अंबानी डेफिनेटली बहुत ज्यादा टैक्स पे करता होगा क्योंकि वो बहुत अमीर है, ठीक है, उसको इतना फर्क भी नहीं पड़ता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर टैक्स लगाते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी को तो हम लोग टैक्स ही नहीं लगाते कि भाई तेरे को टैक्स देना ही नहीं है, बिकॉज तेरी इनकम उतनी नहीं है, तो सस्टेनेबल लेवल से नीचे है। तो हम लोग इस तरह से इक्वालिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट क्वेश्चन आता है कैसे करेगा, गवर्नमेंट इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, माने आप टैक्स लगाइए, ठीक है। तो कहता कभी कभी मेरे को इतना वो लगता है, अमेजिंग लगता है कि हमारे यहाँ कमी किसी के पास भी नहीं है, पता तुमको। आज एक पुचका वाला भी जो है ना अच्छे पैसे कमा रहा है कि नहीं, मूड़ी वाला जो है अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत सारे पान वाले बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर वो लोग कोई टैक्स नहीं देता। सब पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोई देता वो लोग नहीं। है ना। तुम देखो जो हॉकर लोग एप्पल बेच रहा है, मैंगो बेच रहा है, ये लोग क्या पैसा नहीं कमा रहे, ये लोग पैसा कमा कमा के गाँव में जमीन बना ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग कोई पैसा नहीं दे रहे, है ना। इसके ऊपर भी कुछ करना चाहिए सरकार का। तुम लोग बोलेगा सर गरीब है, गरीब गरीब कोई नहीं है इंडिया में, मेरे को तो इंडिया में कोई गरीब दिखता नहीं आजकल, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ, एक तो स्टैंप जरूर लगा दिया है गरीबी का, बट आज के डेट में वी आर डूइंग वेरी वेल और आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं ये नहीं चाहता कि इंडिया में कोई गरीब हो, मैं चाहता भी नहीं कि इंडिया में कोई गरीब, लेकिन हम लोग को ना खुद भी टैक्स देना चाहिए सरकार को, ठीक है। अगर हम लोग सरकार को टैक्स देंगे तो हम लोग का ग्रोथ कितना हो जाएगा। माने अगर हमारा, जैसे अभी हम थोड़े बार डिफेंस की बात कर रहे थे, अगर हम लोग सही से टैक्स देंगे ना तो हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा होगा कि फिर हम लोग को डर के कोई मतलब ही नहीं है। फिर आज अमेरिकन इतने स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन बहुत तगड़ा होता है और वो लोग अपना डिफेंस से पैसा लगाते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करता है, नया नया वो लोग ला रहा है, सारा कुछ नया नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, एंड दे आर अर्निंग मनी, है नहीं। तो हम लोग को जितना हो सके गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए और गवर्नमेंट उसको सही से यूज करे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ा रीड कर लेंगे फटाक से। Taxation policy. Our economy is federal in structure. This means that the authority of state is exercised through the union government at the center and various state governments in accordance with the distribution of powers between them. For example, the central government is alone empowered to tax incomes. Likewise, state governments are empowered to tax the sale of commodities. The state intervention in the economy is a joint responsibility of the central and state government. तो फेडरल का मतलब आपको पता ही है ना, जहाँ पे दो पावर्स होते हैं ना, हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज समिति भी है। तो हमारे यहाँ तो तीन तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे टैक्सेशन का भी पॉलिसी अलग है। जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल होता है। आजकल तो हम लोग का जीएसटी आ गया, तो हम लोग का तो पूरा ही डिफरेंट हो गया टैक्सेशन पॉलिसी। तो स्टेट जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेता है जनरली करके, और जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो डायरेक्ट माने इनकम टैक्स लेता है वो लोग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली वो होता है जो डायरेक्टली आपकी पॉकेट से निकल जाता है, माने हम डायरेक्टली आपसे ही ले रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जो आप देते हो लेकिन आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, मतलब वो इट कैन बी शिफ्टेड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा जीएसटी का सम्स आप लोगों ने किया ना मैथ्स में सबने, यस Yes, सर। sir. सबका जीएसटी किया हुआ तो सबको, हाँ तुमने नहीं किया। तो जीएसटी में क्या होता है, हम लोग जब एक तो मैन्युफैक्चरर से डीलर सामान खरीदता है तो डीलर मैन्युफैक्चरर को टैक्स देता है ना, तो वो मैन्युफैक्चर के लिए इनका वो होता है, क्या नाम है, इनपुट टैक्सेशन होता है, और डीलर के लिए आउटपुट होता है। लेकिन फिर वो डीलर क्या करता है, जब वो कंज्यूमर को सामान बेचता है तो कंज्यूमर से भी टैक्स लेता है ना, तो उसका जो टैक्स होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अल्टीमेटली टैक्स कौन देता है, अल्टीमेटली जो वो टैक्स देता है जो कंज्यूमर दे रहा है ना, कंज्यूमर के पॉकेट पे आता है। तो ये यहाँ पर तुम देखिएगा जो टैक्स है वो शिफ्ट हो जा रहा है। तो ऐसा टैक्स जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जो टैक्स डायरेक्टली आपके पॉकेट से आएगा, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, ठीक है, जो भी आपका इनकम है अगर आप उस पर टैक्स दे रहे हो तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। वेल्थ टैक्स भी तो डायरेक्ट टैक्स होता है, समझ में आ रहा बात को। चलो रीड करो जरा सा प्रिया, डायरेक्ट टैक्स। तो हाँ बोलो। सर मेरे को पूछना था कि अगर हम लोग कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं तो उसमें 1 रुपीज या 2 रुपीज हम लोग टैक्स देते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है, तो फिर वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, तो हम लोग जितना लेस का चिप्स तुम खाती हो ना 5 रुपए का, उसमें तुम टैक्स देती हो, तुमको पता है। हम लोग जितना भी कंज्यूमर गुड्स है सब पे टैक्स देते हैं, और वो इनडायरेक्ट टैक्स है, हम लोग को हर्ट भी नहीं होता। तो सारा कंज्यूमर दे रहा है पैसा, तुम ऐसे फ्री में थोड़ा ना खा रही हो। हम लोग भी इनडायरेक्टली तो इकोनॉमी को बिल्ड कर ही रहे हैं, इकोनॉमी को टैक्स हम लोग दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। इनकम टैक्स नहीं दे रहे पर इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं। तुम मैगी खाती है तो टैक्स दे रही है, ठीक है, खाली मूढ़ी खाती है तो टैक्स नहीं दे रही,
फुचका खा रही है, गोलगप्पे खा रही है तो नहीं दे रही, टिक्की खा रही है तो नहीं दे रही, और हॉकर से खा रही है तो वो लोग कुछ नहीं दे रहा। लेकिन अगर तुम किसी दुकान से खा रही है तो तुम दे रही है कि नहीं? Okay, sir. चलो डायरेक्ट टैक्स पढ़ो। Direct tax. Direct taxes refer to those taxes which are really paid by those on whom they are legally imposed. Direct tax is imposed on the person from which the government intends to collect it. It is called direct tax because it is payable directly by the person from whom it is collected. Such a tax is not transferable. The assess is not en- The is not assessee, en- the assessee. the assessee is not entitled to shift the burden of tax onto the soldier of any other person. In case of such kind of taxes, the impact of tax, that is the immediate money burden or taxing point, and its incidence, that is the ultimate money burden, fall on the same person. Income tax and property taxes are the good example of direct tax. समझ में आ गया बात को? तो जैसे अगर मैं इनकम करता हूं तो गवर्नमेंट मेरे इनकम का जो स्लैब होता है उससे मैं ऊपर जाता हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया बात को? तो डायरेक्ट Yes. टैक्स मैं डायरेक्ट ही देता हूं, उसको मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे हमारा भी हम लोग जो सेल टैक्स, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उस पर जो हम लोग टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं दे रहा। पढ़ो। तो यहाँ पे जो एक word है था SSC, इसका मतलब क्या हुआ? एसएससी मतलब जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। माने फॉर Okay. एग्जांपल अगर मेरा टैक्स का ऑडिट हो रहा है तो मैं एसएससी हूँ, मेरा कैलकुलेशन हो रहा है। समझ में बात? Yes. इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect taxes. Indirect tax refers to that tax which is imposed on one person but is paid partially or wholly by another. Customs and excise duties are some example of indirect taxes. Thus, the impact and the incidence of these taxes are on different persons. For example, the impact of sugar excise duty is on the producer, but when he releases the tax, but when he realizes the tax amount from the consumer by raising the price of sugar, the incidence will be on the customer. हाँ, Here in जैसे our गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर के ऊपर लगा दिया एक्साइज, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो तो जो खर्चा है वो जोड़ देगा उसके अंदर, और जो कंज्यूमर जब खरीदेगा तो इनडायरेक्टली जब 110 रुपए का चाहिए 120 में खरीदेगा, तो वो तो बर्डन आ जाएगा किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर ही आ जाएगा। प्रोड्यूसर को क्या है, वो तो पास ऑन कर दिया अपना टैक्स। समझ में आ रहा बात को? तो वो चला गया कंज्यूमर के ऊपर में, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। Here in our example, producer bears the impact while the incidence of tax is upon the consumer. Similarly, the importer pays the import duty to the government, but he realizes the tax from the buyer of goods. Here, impact of the import duty is on the importer of goods, while incidence is on the buyer of goods. The import duty is therefore an indirect tax. It is obvious that indirect tax can be passed on to others. We can जल्दी से ये now कर लो discuss. डिफरेंसेस, फिर हम लोग यहीं तक करेंगे बिकॉज नेक्स्ट क्लास चालू होने वाला है। जल्दी से डिफरेंसेस बताओ। तो यहाँ पे लिखा है while incidence is on the buyer of goods, तो यहाँ पे ये incidence क्या है? इंसिडेंस का मतलब अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर पड़ रहा है, माने अल्टीमेटली किसके ऊपर वो लायबिलिटी आ रहा है। इंसिडेंस माने किसके ऊपर पास ऑन हो रहा है। Okay. समझ में आया? Direct taxes, indirect taxes. Direct taxes are imposed on income, wealthy, and property of people. Indirect taxes. Indirect taxes are imposed on goods and services which people consume. Direct taxes. They are directly paid to government by the person on whom imposed. Indirect taxes. They are paid to the government by one person, but the burden is borne by another person. Direct taxes. They can be shifted one to another. Indirect taxes. They can be shifted onto others. Direct taxes. These taxes are linked to persons and hence cannot be escaped. Indirect taxes. These taxes are linked to particular transaction and hence can be avoided by escaping from entering into the particular transaction. माने अगर हम कोई सामान बेचे और दिखाया ही नहीं खाता में तो हमको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जैसे बोलते हैं ना कच्चा में सेल कर देते, नहीं सुना तुम लोग? ये तो कच्चा पक्का सुना है तुम लोग, कभी सुना होगा ऐसे। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स को भी अवॉइड कर सकते हैं लेकिन वो डिफरेंट चीज है, वो बाद में बात करेंगे। वो चोरी हो जाएगा बेसिकली, तो जिसके पास देना ही है अब तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जाएंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डीमेरिट एंड इसका इनडायरेक्ट टैक्स का। सर ओके थैंक यू सर। हाँ बोलो प्रिया। सर ये हम एक सुने कच्चा बिल पक्का बिल, ये क्या होता है? ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू। कच्चा बिल का मतलब ये हो गया कि हम माने टैक्स नहीं दे रहे उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम शॉपिंग करने जाती हो ना,
तो तुम अगर हाँ। शॉपिंग करती हो और शॉपकीपर तुमको सामान दे दिया और उसने तुमको बिल नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने दिखाया नहीं ना सेल। हाँ। समझ में आ रहा बात को, तुम उसने सेल नहीं दिखाया, तो सेल नहीं दिखाया तो उसने तुमसे टैक्स भी नहीं लिया और तुमने टैक्स दिया भी नहीं। और अगर तुम बोलोगे नहीं हमको बिल दीजिए, तो बोलेगा बिल देंगे तो आपको 4% टैक्स लगेगा। तो तुम बोले अच्छा 1000 रुपए का सामान है, 4% माने 40 रुपया, छोड़ो यार कौन देगा। तो अगर कोई चीज तुम बिना टैक्स दिए लेती हो ना तो वो कच्चा होता है, ठीक है। और अगर तुम टैक्स देके लेती हो तो उसको पक्का बोलते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज। सर उसमें तो सेलर का भी लॉस हो जाएगा क्योंकि वो तो पहले से ही टैक्स दे चुका है। नहीं, सेलर लोग का भी ऐसा ना, वो भी बिना टैक्स खरीद के लेकर आया सामान। जैसे फॉर तो फिर एग्जांपल मैं तुमको अगर हम बताता लोग उससे बिल फॉर मांग लिए एग्जांपल मैं तो तुमको फिर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम क्रैकर्स खरीदने गया, दिवाली आ रहा है इसी के लिए क्रैकर्स खरीदने गया, ठीक है। अब क्रैकर्स तो लोकल लोग भी बनाते हैं ना, माने झोपड़ी के अंदर या उधर उधर बनाते हैं ना लोग। तो वो लोग जो बनाते हैं वो लोग तो उसके अंदर तो टैक्स का कुछ होता नहीं है ना, वो तो घर का सामान है। तो उन्होंने अपना इंडिजिनियस बना लिया उन्होंने, और वो तुमको दे दिया। अब वो उसका सामान जिसपे उसने टैक्स नहीं दिया, वो तुमको बिना टैक्स के बेचेगा, सस्ता हो जाएगा ना सामान। समझ में आ रहा बात को? तो सर वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो खुद टैक्स ना दे और फिर बाद में कस्टमर से टैक्स भी ले ले, तो उसका तो फायदा है। ये भी करते हैं लोग, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। अब इसको अगर मैं डिस्कस करूंगा तो तुम लोग सब सीख जाएगा, बोले सर सिखा रहे कैसे पैसा बचाना। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा एक्चुअली। तो ठीक मतलब है। कि अगर वो ऐसा किया कि वो खुद टैक्स नहीं दिया और कस्टमर से ले लिया, तो फिर वो जरूरी है कि वो उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या फिर वो तो खुद सेल रख टैक्स दे का सकता रेट क्या होता है? सेल टैक्स का रेट क्या होता है? नहीं सुना उसके घर में सेल टैक्स का रेट पड़ा? सेल टैक्स का रेट क्या होता है? यही तो होता है कि आपने सामान बेच दिया, आपने कस्टमर से टैक्स ले भी लिया, लेकिन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो यही तो सेल टैक्स का चोरी होता है, और क्या होता है? ओके, ठीक है। है। ओके, चलो बाय। बाय you, सर, sir. थैंक यू।